सभी को नमस्कार। राकेश विजन ऐप पर आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पत्ति काल अथवा आयु के आधार पर पर्वत। कितने प्रकार के पर्वत होते हैं? 4 प्रकार के पर्वत होते हैं उत्पत्ति काल अथवा आयु के आधार पर। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन पर्वत, नेक्स्ट है कैलिडोनियन पर्वत, हर्शियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत। ये उत्पत्ति या आयु के आधार पर है। सबसे पहले है प्री कैम्ब्रियन पर्वत। उत्पत्ति काल अथवा आयु के आधार पर सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण। इसकी अति प्राचीनतम वलित पर्वत इन्हें कहा जाता है और 500 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने ये प्री कैम्ब्रियन पर्वत होते हैं और इनका निर्माण रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। केवल अनुमानों के आधार पर ही विवरण किया गया है। वैसे कोई ठोस प्रमाण नहीं है इसका, ओनली अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का लॉरेशियन पर्वत। ये इसके उदाहरण हैं। लॉरेशियन जो पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका का ये प्री कैम्ब्रियन पर्वत है। यूरोप के फेनो स्कैंडिनेवियन पर्वत है। भारत में अरावली है और धारवाड़ है। ये सब क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत हैं। नेक्स्ट है कैलिडोनियन पर्वत। सिल्यूरियन व डेवोनियन काल में ये कितने पुराने हैं? 440 मिलियन वर्ष पुराने हैं और इनका अधिक अपरदन हुआ है और वर्तमान में ये अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड व उत्तरी अमेरिका के पर्वतों का निर्माण भी कैलिडोनियन पर्वत निर्माण में आता है, इसी काल में आता है। नेक्स्ट है हर्शियन पर्वत निर्माण। 320 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। 320 मिलियन वर्ष पूर्व हर्शियन पर्वत का निर्माण हुआ था। पर्मिनियन व पर्मोकार्बोनिफेरस काल में इनका निर्माण होता है और इनकी ऊंचाई अपरदन के कारण काफ़ी कम हो गई है। यूराल पर्वत ब्रिटेन में पेनाइन और वेल्स हाईलैंड्स, जर्मनी में होर्ज और अमेरिका में अपलेशियन पर्वत हर्शियन पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अल्पाइन पर्वत। इनकी उत्पत्ति 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी और 3 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था? टर्सरी काल था। टर्सरी काल में इनकी उत्पत्ति हुई है। इस युग में बड़े स्तर पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ था और ये नवीनतम श्रेणियां हैं आल्पस, हिमालय, एंडीज, रॉकीज। ये सब अल्पाइन पर्वत के उदाहरण हैं। ये विश्व के सबसे वृहत एवं उच्चतम पर्वत हैं। नेक्स्ट है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कि इनका निर्माण की प्रक्रिया क्या है? पर्वत कैसे बनते हैं? मौलिक अथवा विवर्तनिकी पर्वत। विवर्तनिकी शक्तियों के द्वारा इनका निर्माण होता है। जैसे वलित पर्वत है, चट्टानों में वलन व मोड़ पड़ जाते हैं तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। इनमें चट्टानी संस्तर अत्यधिक ऊंचाई तक उठे होते हैं। कभी कभी इनकी ऊंचाई मीलों तक होती है और इसी कारण इन्हें माउंट ऑफ एलिवेशन भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है भूतल और इनकी विशेषताएं क्या क्या है? भूतल के नवीनतम पर्वत है ये। इनमें विश्व के सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट। इनकी चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा। अधिकांश वलित पर्वत का निर्माण 2 दिशाओं में हुआ है, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। हिमालय आल्प्स का जो निर्माण है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ है और रॉकीज और एंडीज का उत्तर से दक्षिण की तरफ हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद ब्लॉक पर्वत। जब दरारों व भ्रंशों के निर्माण के समय मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के स्थलखंड नीचे की ओर अवतलित होते हैं तथा मध्यवर्ती भाग
अपनी जगह पर स्थिर रहता है तो इससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है वासेज व राइनलैंड के ब्लॉक फॉरेस्ट। जब दो समानांतर दरारों पर बल विपरीत दिशा में कार्य करते तो मध्यवर्ती भाग नीचे की ओर खिसक जाता है। ऐसे में किनारे ऊपर उठे दिखाई देते हैं। नीचे धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी कहलाता है। उठे किनारे वाला भाग ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आता है। जिनका किनारा उठ जाता है वो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। जैसे भारत में विंध्याचल व सतपुड़ा जो नर्मदा नदी के दोनों ओर अवस्थित है। इसे नर्मदा घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। ये संग्रहित पर्वत हैं। इनका निर्माण क्रस्ट में पड़ी दरारों से उद्भेदित पदार्थों से होता है। ये सामान्यतः परिप्रशांत मेखला में पाए जाते हैं। परिप्रशांत जो मेखला है इसमें कौन कौन से पर्वत शामिल हैं? एयरबेस, रॉकीज और एंडीज और अलास्का तक ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण है माउंट फ्यूजी जैसे जापान में, माउंट मेन फिलीपींस, माउंट मेरापी सुमात्रा, अंगुंग बाली कोटापेक्सी इक्वेडोर। ये तो सब ज्वालामुखी पर्वत हैं। नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत। ये अनाच्छादन द्वारा विकसित पर्वत है। जब अपर्दन होकर कुछ कठोर भाव अवशिष्ट के रूप में रह जाते हैं तो अवशिष्ट का निर्माण होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व माउंट मोनेडनाक, ये अमेरिका का एक पर्वत है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय द्वीप। ये द्वीपों के बारे में महाद्वीपीय द्वीप। महाद्वीप में ये तीन प्रकार से बटा। एकल द्वीप, दूसरा द्वीपपुंज या द्वीप समूह, या तीसरा है फेस्टूस या द्वीपीय तोरण। ये एकल द्वीप है। ये महाद्वीप से सटे बाहरी भाग में पाए जाते हैं। जैसे न्यू फाउंडलैंड व मेडागास्कर है। ये बेले आइल की घाटी व मेंजाविक चैनल के द्वारा अलग हुए हैं। नेक्स्ट है द्वीप समूह। ये विभिन्न आकार व रचना के द्वीपों के समूह से बने हैं। जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह भूमध्य सागर के, बेलेरिक व एंजियन सागर के द्वीप समूह हैं। ये सभी क्या है? द्वीपपुंज द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट है फेस्टूस या द्वीपीय तोरण। अधिकांश द्वीपीय तोरण का गठन महासागरीय विवर्तनिकी प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे सेपन होने से होता है। व कई मामलों में अधिभावी प्लेट के नीचे मैग्मा का निर्माण होता है। जैसे अंडमान निकोबार है, ईस्ट इंडीज़ है, क्यूराइल है, प्रशांत तट के अन्य द्वीपीय तोरण है। नेक्स्ट है महासागरीय द्वीप। ये थे महाद्वीपीय द्वीप। ये महाद्वीपों पर थे। अब वे द्वीप जो महासागरों में हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ज्वालामुखी द्वीप और दूसरा परवाल द्वीप। ज्वालामुखी के ऊपरी भाग है और जिसका विस्तार महासागरीय तल से ऊपर की ओर होता है। जैसे प्रशांत, हवाई, गैलापागोस, इक्वेडोर, ये सब क्या है? ज्वालामुखी द्वीप हैं। और अटलांटिक में अजोरस पुर्तगाल में है, सेंट हेलेना मदिरा ये पुर्तगाल में ये भी, और कैनरी द्वीप ये स्पेन में है। और हिंद महासागर में मॉरिशस और रियूनियन द्वीप है। अंटार्कटिका में दक्षिण सैंडविच बोवेट आइसलैंड है। नेक्स्ट है परवाल द्वीप। परवाल द्वीप ये जलीय सतह से थोड़ा बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। जैसे प्रशांत महासागर के द्वीप हैं मार्शल, गिलबर्ट, किरिबाती, तुवालू। पूर्व में एलिस द्वीप है। और अटलांटिक में बरमुंडा है, ये ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। हिंद महासागर में लक्षद्वीप में मालदीव है। नेक्स्ट है कृत्रिम द्वीप। कृत्रिम द्वीप मानव निर्मित द्वीप है जो मौजूदा
छोटे द्वीपों के विस्तार द्वारा मौजूद भित्तियों पर या समुद्र तट से दूर निर्मित किए गए हैं। मनुष्य इस तरह के द्वीपों का निर्माण सैकड़ों वर्षों से करता है। पाम द्वीप है। पाम द्वीप खजूर के पेड़ के आकार में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 2 कृत्रिम द्वीप है। ये द्वीप पाम जुमेरा और पाम जेबेल है। द्वीपों का महत्व। पृथ्वी के 1,75,000 द्वीप समूह 600 लाख से अधिक लोगों के लिए आवास प्रदान करते हैं। इन द्वीपों का क्या महत्व है? तो ये 600 लाख से अधिक लोगों के लिए आवास प्रदान करते हैं और द्वीप समूह सबसे विविध और विलग पड़े प्राकृतिक प्रणालियों का भरण पोषण करते हैं, जिसमें विश्व की आधे से अधिक समुद्री जैव विविधता, सभी प्रवाल भित्तियाँ तथा विश्व के 34 प्रमुख जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से लगभग 10 क्षेत्र सम्मिलित हैं। विलुप्त प्राणियों का 64% भाग द्वीपों पर दर्ज किया जाता है। विलुप्त प्राणियों का विश्व के 2/3 से अधिक देशों में द्वीप सम्मिलित हैं। द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र से हमें भोजन, स्वच्छ एवं ताज़ा जल, लकड़ी, फाइबर, दवाएं, ईंधन, उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल होते हैं। इसके अलावा ये सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और मनोरंजक मूल्यों की सामग्री उपलब्ध कराते हैं और वास्तव में द्वीपों की आर्थिक स्थिरता और आजीविका इसकी जैव विविधता पर निर्भर करती है। ये है सब द्वीपों का महत्व। नेक्स्ट है अनाच्छादन क्या है। इसमें 3 चीज़ कंबाइंड है। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है इसे अनाच्छादन कहा जाता है। इनमें ऊंची स्थलाकृतियों का निम्न स्थलाकृतियों में परिवर्तन होता है। ऊंची जो स्थलाकृति होगी वो निम्न स्थलाकृति के रूप में उसका परिवर्तन होगा, अपरदन के कारण होगा। नेक्स्ट है स्थैतिक प्रक्रम क्या है। अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। इसमें कोई परिवहन नहीं होता। जैसे ये कोई चट्टान है, ये अपने आप ही टूट फूट जाए और किसी भी बाह्य वायु का या किसी जल का कोई इस पर बल न लगे तो ये क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाता है। गतिशील, जिसमें गति हो, जिसमें बहता जल, पवन, हिमानी एवं लहरें आदि साधन तोड़ते फोड़ते और इसमें निक्षेपित करते हैं और इनमें परिवहन भी होता है। इसे व्यर्थ शरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक अपक्षय क्या है। रासायनिक अपक्षय में जलयोजन। रासायनिक अपक्षय कैसे होता है? ये जलयोजन से होता है, जल अपघटन से होता है और ऑक्सीकरण से होता है। जलयोजन से देखिए, खनिजों में अधिक जल होने के कारण उनमें संपीड़न उत्पन्न करता है जिससे चट्टानें टूटती है। यह है जलयोजन। जैसे कैल्शियम सल्फेट में जल अवशोषित होने पर जिप्सम बनता है। नेक्स्ट है जल अपघटन। खनिजों के जल के साथ केमिकल रिएक्शन होता है जिस कारण जल अपघटन का निर्माण होता है। जैसे फेल्सपार के जल अपघटन से चीका व सिलिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। यह ऑक्सीजन के संयोग से होता है। जिन चट्टानों में लौह अधिक होगा वहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जैसे Fe+H2O, FeO मतलब आयरन ऑक्साइड। आग्नेय चट्टानों में लोहा सल्फाइड व पाइराइट के रूप में पाया जाता है। कार्बोनेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बोनेशन बनता। जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, कार्बनिक अम्ल में ये घुलनशील है। डीकार्बोनेशन क्या है? चूना पत्थर में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देते, जो वर्षा जल में विलीत होकर डीकार्बोनेशन या भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होता है। तो ये थे रासायनिक अपक्षय के कारण। अब भौतिक अपक्षय। 12वीं हिंद द्वारा विस्तारण। चट्टानों के भार हटने से यह प्रक्रिया लागू होती है और इस प्रक्रिया को
अपसल्कन कहा जाता है। ये हज़ारों मीटर तक हो सकती है। इस प्रक्रिया को अपसल्कन कहा जाता है। चट्टानों के बाहर हटने से ये प्रक्रिया लागू होती है। और तापक्रम में परिवर्तन, शुष्क उष्णकटिबंध में संपीड़न से चट्टानें टूटती है। दिन व रात के समय से, जैसे रोटी को अगर आप 24 घंटे में अगर उस रोटी को आप बाहर छोड़ देते हो तो वो सिकुड़ सी जाएगी, उसमें संपीड़न होगा। तो जैसे ही वो संपीड़न होगा, उसमें संपीड़न किन कारणों के कारण होगा? वो तापक्रम में परिवर्तन के कारण होगा। नेक्स्ट 11 अपक्षय। साल्ट जिसमें सोडियम क्लोराइड एवं कैल्शियम सल्फेट विद्यमान है, क्रिस्टलीकरण द्वारा उत्पन्न बल कभी कभी चट्टानों के बल से अधिक होता है। तुषार क्रिया क्या है? बर्फ का जमना व पिघलना, इससे दरार भी उत्पन्न होती है। ये तुषार क्रिया है। जैविक गतिविधियाँ, केंचुआ, दीमक, चूहा, कृंतक, ये सभी जो जीव है, पौधे की जड़ें हैं, ये सभी जीव भौतिक अपक्षय के कारण है। नेक्स्ट है भौतिक अपर्दन। अपर्दन कैसे है? भौतिक अपर्दन अपघर्षण के द्वारा, शनि घर्षण के द्वारा, जल गति के द्वारा, गुहिकाएँ द्वारा और अपवाहन द्वारा, उत्पाटन द्वारा। अपघर्षण नदियों से चलते पानी में हो सकता है और छेदन घर्षण होता है। शनि घर्षण आपस में टकराने से, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े नदी में आपस में टकराते तो शनि घर्षण होगा। जल गति क्रिया, इसमें केवल जल से ही अपरदन होता है। गुहिकाएँ, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जल के तल में चक्कर लगाते हैं, जिनसे तल में दरारें पड़ती हैं। नेक्स्ट है अपवाहन। छोटे छोटे कणों को हवा द्वारा उड़ाया जाता है। ये शुष्क क्षेत्रों में या मरुस्थलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्पाटन, हिमनद में अपरदन के कारण उत्पाटन की प्रक्रिया होती है। जब बर्फ पिघलेगी तो वो उत्पाटन कहलाएगा। सर्क या कोरी का निर्माण इससे होता है। इसे सर्क या कोरी का निर्माण भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नदीय स्थलाकृति के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।